You are most welcome in my YouTube channel जोशीज एजुकेशनल क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12 प्रायिकता हम कर रहे थे, उसका प्रश्न नंबर 16 है। एक्सरसाइज 13.2 प्रश्न नंबर 16 लिखा है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यदृच्छया चुना जाता है और 3 कंडीशंस हैं। हम तीनों में हमें प्रायिकता यहाँ पर निकालनी है। प्रायिकता ज्ञात करो कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ठीक है। दूसरा है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करो। तीसरी कंडीशन है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है। तो इस प्रश्न में हम देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है हमें उसको लिखेंगे। 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी PH कितनी आ जाएगी, 60% मतलब 60/100, तो ये आ जाएगा 0.6। अंग्रेजी का अखबार पढ़ने का होने की प्रायिकता PE, हिंदी के लिए H लिखते हैं, इंग्लिश के लिए E लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 40%। PE आ जाएगा 40/100, दैट इज 0.4। फिर दोनों अखबार, दोनों के लिए इंटरसेक्शन आता है, तो ये आ जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अखबार पढ़ने वालों की संख्या 20% है, तो 20 कितना आ गया, 100, दैट इज 0.2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमें जो निकालना है, सबसे पहले इंटरसेक्शन दिया है तो अब यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E हम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन F। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, ये आ गया 0.6 और इसकी वैल्यू 0.4 माइनस 0.2, तो ये आ जाएगा कितना, 0.4 और 0. इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.0 माइनस 0.2। ठीक है। ये आ गया 10 में से 2 गया 8। ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, 9, 0.98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.98। अब हमें निकालना क्या है, पहली कंडीशन नंबर ए में क्या है, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह न तो हिंदी का अखबार और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, PH यूनियन E का होल बार, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, 1 माइनस कितना आ जाएगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E। इसका मतलब ही क्या है, वह न तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है और न ही हिंदी का अखबार पढ़ती है। इसका मतलब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो डिमॉर्गन लॉ से प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, H बार इंटरसेक्शन E बार। ठीक है। इसका मतलब 1 माइनस कितना आ जाएगा, H यूनियन E की वैल्यू कितनी है, 0.98, जो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है। आप इसको उतार लेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 0.2। इसको 2/10 भी हम लिख सकते हैं। आप इसको उतारेंगे, फिर हम सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। देखिए अच्छा, यहाँ पर ये माइनस करने में गलती हो रही है, ये 0.8 आएगा, सॉरी। यहाँ पर ये कितना आएगा, 0.8, यहाँ भी कितना आएगा, 0.8। तो ये माइनस करेंगे, 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.2। ठीक है। जीरो 0.2 का मतलब क्या आ जाएगा, 2/10 या 20/100, दैट इज टू से 20%। इसका मतलब पहले का आंसर आ जाएगा, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह न तो हिंदी का अखबार और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो ऐसे इस घटना की प्रायिकता 20% होगी। ठीक है। बी वाला पार्ट क्या है, देखिए, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये और ये हमें दिया है हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो इसका मतलब H कहाँ आएगा, अपॉन में अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो E अपॉन H कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H अपॉन PS, प्रोबेबिलिटी ऑफ H। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें बेसिकली वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले दी होती है, उसको हम
डिनोमिनेटर में लिखते हैं, न्यूमरेटर में उसको लिखते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए, तो आपने ई ऊपर लिख दिया, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, तो ई इंटरसेक्शन एच किया, एच और ई एक ही बात है, 0.2 आ जाएगा अपॉन पी एच की वैल्यू 0.6 है, ये आ जाएगा 2/6, दैट इज 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या लिखा है कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ये पहले ही दे दिया है, तो ई हमें दे रखा है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हिंदी का अखबार पढ़ने की, तो एच आ जाएगा ऊपर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वैल्यूज को पुट कर देंगे। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 0.2 और पी ई की वैल्यू कितनी है 0.4। अब इसको सिंपल करेंगे, 2/4 दैट इज 1/2, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पर तीनों पार्ट हमने कर दिए हैं। ठीक है, आप इसको उतारेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में करते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर क्या लिखा है 17वां, यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। दो पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक पासे पर कह रहा है सम अभाज्य संख्या, तो पहले पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता लिख लेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले पासे पर एक सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये क्या आ जाएगी, आने की प्रायिकता। उसको मान लो हम क्या लिखते हैं, पी ए बराबर लिख लेते हैं। देखो, पासे में समअभाज्य संख्या 2 होती है बस, ठीक है, और टोटल कितने हैं 6 हैं, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं, एक संख्या होती है तो 1/6 आ जाएगा। दूसरे पासे पर, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दूसरे पासे पर एक सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पी बी मान लेते हैं, यह भी 1/6 आ जाएगा। अब दोनों पासों में से, ठीक है, दो पासों का एक जोड़ा, दोनों पासों पर एक सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये क्या आ जाएगी, प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा। ठीक है, आने की प्रायिकता बराबर पी ए इंटू पी बी, दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या है 1/6 इंटू 1/6, ये कितना आ जाएगा 1/36। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। ठीक है, इसके बाद अगला 18वां सवाल है, दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश बराबर 1 - पी ए इंटू 1 - पी बी होगा, या पी ए बराबर पी बी होगा, या पी ए प्लस पी बी बराबर 1 होगा। देखो, स्वतंत्र घटनाओं में परस्पर अपवर्जी हैं, ये गलत है। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटनाओं में क्या होता है कि उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। और दूसरा ऑप्शन अभी देखते हैं, ये भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बराबर भी नहीं होती है, और यहाँ पर दोनों घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, लेकिन परस्पर स्वतंत्र घटनाओं में नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पर संभव घटना होती है जिनमें प्रायिकताओं का योग 1 होता है, पॉसिबल इवेंट्स होता है, लेकिन जो स्वतंत्र घटनाएं हैं उनमें ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक लग रहा है, क्योंकि अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन बी को हम देखते हैं, तो यही ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश, प्रायिकता के गुणन नियम से यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो ए डैश को हम क्या लिखते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इंटू क्या लिखते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। विकल्प गुणन नियम में यही होता है, स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है, अभी इनका गुणन पी ए डैश बी डैश इनके मतलब प्रायिकताओं के गुणन के बराबर होता है। विकल्प बी क्या होगा यहाँ पर सही है। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या क्या होता है, एक तो हम ये देखते हैं कि दो घटनाएं ए और बी हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी। फिर हमने ये पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, इसको भी हम यही बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, ए डैश बी डैश का मतलब क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होगी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 13.2 ये कंप्लीट होती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में 13.3 करेंगे और
वो पूरी एक्सरसाइज वेज थ्योरम पर जो है बेस्ड है, तो उसका हम फॉर्मूला पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला पूरी प्रश्नावली में वेज थ्योरम पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।